हेलो बच्चों, एनएस गुप्ता एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आज एक बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो है ना, ये एक बेसिक चीज़ होती है किसी भी सब्जेक्ट का। बेसिकली जो आर्ट्स बैकग्राउंड से बच्चे जाते हैं, ठीक है, उनके लिए जो है कि एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, पढ़ के उस चीज़ को समझ के जाना, क्योंकि एनसीईआरटी एक बेस होती है। और जैसे कि आपको मैं बता दूं कि एनसीईआरटी का जो है ना कि किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत या आपका आईएएस पीसीएस के अंतर्गत या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, उसमें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेसिक एनसीईआरटी से, ऐसा नहीं कि एडवांस, बेसिक एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और काफ़ी सारे बच्चों को डाउट होती है कि एनसीईआरटी को कैसे समझा जाए, क्योंकि एनसीईआरटी तो लोग पढ़ते हैं लेकिन उनको समझने में नहीं आती है, समझने में उनको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है कि हम लोग क्या करेंगे, दूर करेंगे। देखिए, आज एनसीईआरटी में पढ़ेंगे मात्र हम 3 टॉपिक, और 3 टॉपिक जो है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक। ठीक है, तो आइए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, और वीडियो के अंत तक बने रहना है। ऐसा नहीं है कि बीच से ही भाग जाना है, नहीं, पूरे अंत तक बने रहना है। जब तक आप अंत तक रहेंगे नहीं, तब तक जो है कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम 3 सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे एनसीईआरटी के, जिसको हमें पढ़ना है और उसको समझना है कैसे, और उस चीज़ को अपने दिनचर्या में यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है कि आज हम लोग आसानी शब्दों में जो है कि इस चीज़ का निवारण करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट में अगर बात करते हैं, 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे हम। पहला है हिस्ट्री, और दूसरा है जियोग्राफी, और तीसरा है पॉलिटी। मात्र इन 3 चीज़ को हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं। जो एनसीईआरटी की बुक होती है, इस चीज़ को हम आसानी से कैसे समझ पाएंगे। देखिए, जब अगर आसानी से एनसीईआरटी समझ में आ जाती है आपको, तो फिर स्टैंडर्ड में जब आप कोई भी बुक्स उठाते हैं तो आपको 100% समझ में आ जाता है। और बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि सबसे पहले वो हायर जंप मारते हैं। हायर जंप नहीं मारना है, सबसे पहले हमें छोटे लेवल से स्टार्ट करना है, और धीरे 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 क्या करना है, हमें हाई लेवल तक जाना है। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को हम कैसे समझेंगे। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक आप पढ़ भी चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि आप जो है कि हिस्ट्री पढ़ चुके हैं कि हमें सबसे पहले जो हमारे पुरोहित लोग होते थे, जो उस समय के राजा महाराजा हुआ करते थे, उन लोगों की जो है ना कि आवाज़ कैसी होती थी, वो लोग किस तरीके के घर में रहते थे, उस समय की सभ्यता क्या थी, उस समय की कल्चर क्या थी। समझ में आ रही है नई चीज़, उस समय का व्यापार कैसे होता था, इस चीज़ को हम समझते हैं। और जो है कि इस चीज़ को समझने के लिए एनसीईआरटी बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। अभी पढ़ लिए, फिर थोड़ी देर बाद में वो भूल जाते हैं। अगर जो याद कर भी लेता है, वो लिख नहीं पाता है। एनसीईआरटी जो पढ़ के उसको याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन उसको लिख नहीं पाते हैं। लिखने के पीछे कारण क्या होती है कि जब बच्चे पढ़ते हैं उस चीज़ को, तो मुश्किल से 24 घंटे तक उनके माइंड में रहता है, फिर उसके बाद से वो चीज़ भूल जाते हैं। और उनके भूलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब वो 1 घंटे या 2 घंटे की जब वो पढ़ाई करते हैं, तो उस पढ़ाई के दौरान अपना फोकस करते हैं उस चीज़ पे। बाकी जैसे ही पढ़ाई से हटे, तो उनका फोकस, उनका ध्यान कहीं और लग जाता है, और उसी ध्यान के चक्कर में जो बच्चे उस चीज़ को समझे रहते हैं, उनकी धीरे धीरे भूलने की स्टार्ट शुरू हो जाती है। तो हिस्ट्री को हमें कैसे समझना है कि जैसे हम ये समझेंगे कि आप कहीं भी बैठे हुए हैं, या फिर आप कहीं ट्रैवलिंग करने भी जा रहे हैं। तो ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, सपोज दैट मैं
आगरा का ताजमहल ही एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ। आप देखिए, आप आगरा के ताजमहल देखने जाते हैं तो मैं तो हिस्ट्री में पढ़ चुका हूँ कि पहले के लोग जो हैं कि इस तरीके का कार्य करते थे, पहले के लोग ऐसे कारीगर हुआ करते थे, पहले के लोग जो है कि चिकनी मिट्टी पे जो है कि अपनी चित्रकारी का जो है कि प्रयोग करते थे। आप किताब में पढ़े भी होंगे। तो उस चीज़ को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे कि जब आप कहीं भी ट्रैवलिंग करने जाते हैं, कहीं भी आप घूमने जाते हैं, कोई भी चीज़ हो या कोई पुरानी सभ्यता ही की बात करते हूँ या कोई टीला आप देखने जाते हैं, तो उस जगह पे आपको सीखना है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस फोटो एक आध दो खींच लिए तो हो गया काम, नहीं। आप इतने मेहनत करके गए हो, कुछ पैसे खर्च किए हो, वहाँ से आपको क्या करना है, सीखना है। अब कैसे सीखेंगे? अब जो बच्चा बुक से पढ़ा रहता है, अब उसको वहाँ पे जो है कि अपने माइंड को चलाना है कि मैं जब बुक में पढ़ा था कि नहीं, पहले के जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, जो हमारे पहले के जो है कि चित्रकारी हुआ करते थे, क्या वास्तव में वो चीज़ रियलिटी की है ना, बुक में ऐसे ही छाप दिया गया? इस चीज़ को बच्चों को समझना चाहिए। और उस चीज़ समझेंगे कैसे हम? जैसे हम ताजमहल गए हैं तो ताजमहल में बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, ऊंचे ऊंचे दीवार हैं, उसके अंदर जब जाते हैं तो हमें पता चलता है कि राजा महाराजाओं की अलग अलग व्यवस्था थी, उनके अलग अलग क्या है, रूम है। उनके रूम के अंदर, उनके दरवाजे के ऊपर, उनके दरवाजे के साइड में, उनके दीवालों पे हमें एक चित्रकारी मिलता है। और उस चित्रकारी से ही हमें अनुमान लगाना है कि भाई उस समय के जो हमारे चित्रकारी थे वो काफ़ी बेहतर तरीके से, उनको क्या था, नॉलेज था। अब जब भी इस टॉपिक पे आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप जो है कि आसानी से उस टॉपिक के ऊपर क्या कर सकते हैं, लिख पाएंगे। जैसे आप मान लीजिए कि बनारस की अगर हम बात करते हैं, चुनार किला है, आप उसको देखने जाइए, उस चीज़ को देखिए कि उस समय जो है कि राजा महाराजा, जो रानी होते थे, वो लोग कैसे रहते थे, वो उनकी जो है कि पुरानी जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। उस चीज़ से हमें सीखना है कि उस समय सभ्यता कैसी है। तब हमें धीरे धीरे जो है कि इतिहास को हम समझ पाते हैं। इतिहास को केवल किताब से पढ़ के नहीं समझा जा सकता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको समझना। उसको आप अपनी जो है कि आंखों से उसको आपको यूटिलाइज करना है कि क्या मैं जो चीज़ पढ़ रहा हूँ वास्तव में ये चीज़ है कि नहीं है। समझ में आ रही है ना ये चीज़? जैसे उसके बाद से हम जयपुर की बात करते हैं। जयपुर में भी बहुत सारे जगह हैं, ठीक है, जैसे वहाँ की एक सोती सभ्यता भी मशहूर है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को देखने जाइए, उस चीज़ को वहाँ आप सीखिए, आप अपने इतिहास को उस चीज़ से कनेक्ट करके रहिए, तब आपको समझ में आएगा कि उस समय चित्रकारी कैसे थे, उस समय जो राजा महाराजाओं के घर हुआ करते थे वो कैसे थे। जैसे आपने हिस्ट्री में क्या पढ़ लिया कि ठीक है, पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, आपको पता है कि हाँ पश्चिमी नगर में ये लोग रहते थे, पूर्वी नगर में ये लोग रहते थे। आप ये भी पढ़ेंगे राजा महाराजा जो है कि ऊंचाइयों पे रहते थे, जो व्यापारी वर्ग होते थे ये लोग कहाँ रहते थे, जो श्रमिक वर्ग रहते थे ये लोग कहाँ रहते थे, निचला इलाका में। तो आप जब उस जगह पे घूमने जाते हैं तो वहां से आपको सीखना है कि क्या जो मैं इतिहास में पढ़ लिया था वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तब जाके बच्चों को बेहतर तरीके से समझ में आता है, ठीक है। अब हिस्ट्री को इसी तरीके से अगर हम चलाते हैं तो हमारी चल जाती है। अब देखिए, जैसे आज की व्यापार होती है, आज की जनरेशन में व्यापार होती है, तो व्यापार में बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट हैं। उस समय इस तरीके की कोई प्रोडक्ट नहीं था कि जो इतनी बड़ी जो है कि, और नहीं इतनी बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी, ठीक है। तो उस चीज़ को हम धीरे धीरे क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। एनसीईआरटी को पढ़िए और उसको समझिए, और समझने के साथ उसको अपने दिनचर्या में यूटिलाइज भी करिए। जो भी चीज़ आपको दिखता है आप उसके ऊपर फोकस करिए। हो सकता है कि वो हिस्ट्री से रिलेटिव हो सकता है वो पॉलिटी से रिलेटिव हो सकता है वो जियोग्राफी से रिलेटिव हो, कहीं ना कहीं से कनेक्शन है। अगर कनेक्शन नहीं भी मिलता है तो वो चीज़ आपको ढूंढना है, वो चीज़ के अंदर आपको जाना है, उस चीज़ को आपको समझना है,
तब जाके ऐसे बेहतर तरीके से जो है कि हमारी हिस्ट्री जो है कि तैयार होगी। और इस पे कुछ भी अगर ऐसा नहीं है ना कि किताब से जो भी क्वेश्चन मिल जाते हैं बच्चों को, वो बस क्वेश्चन आंसर बुक में मिल जाएगा, उसको पढ़ लेना है, उसको लिख लेना है, ऐसा नहीं करना है। हमें जो चीज़ हम कहीं भी घूमने भी जाते हैं तो उस जगह की संस्कृति को भी, उस जगह की सभ्यता को भी, वो जगह की चीज़ों को कनेक्ट करके अगर लिखते हैं हम, तो काफ़ी बेहतर हमारी जो है कि कॉपी दिखती है। जो कॉपी चेक करने वाला वो भी अच्छा नंबर देता है, यहाँ बच्चा पढ़ने में तेज है, या ये इस चीज़ को जो है कि यूटिलाइज कर चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझेंगे। अब देखिए, अब जब हिस्ट्री हम तो यहाँ तक तो क्लियर हो गई, हिस्ट्री तो आप सभी को अब कोई दिक्कत है नहीं समझने में कि हमें हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम चलते हैं जियोग्राफी के ऊपर। जियोग्राफी यानी कि भूगोल। देखिए, अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि जियोग्राफी को कैसे समझा जाए। जैसे जियोग्राफी में थोड़े बहुत एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि जियोग्राफी में जैसे देता है कि अक्सर क्या होती है कि पहाड़ी क्षेत्र में जनसंख्या कम होती है। पहाड़ी क्षेत्र में जनसंख्या क्या है, कम है, और कम होने के पीछे क्या रीजन होती है, वहां पे संसाधन की व्यवस्था नहीं होती है, और जहां लोगों को संसाधन उपलब्ध होता है वहां पे लोग जो है कि रहना शुरू कर देते हैं। उनके लिए जो है कि वहां पे बेनिफिट होता है रहना, उनको काफी जो है कि समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है जहाँ सारी संसाधन हमें उपलब्ध होती है। तो बेसिकली पहाड़ी क्षेत्र में क्या होती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं होते हैं, इसलिए जो है कि लोग वहाँ पे बसना अपने आप को सुटेबल नहीं मानते हैं, इसलिए जो है कि लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहना पसंद नहीं करते हैं। अब ये किस चीज़ से रिलेटिव है, ये आपका जियोग्राफी से है। अब उस चीज़ को हम कैसे यूटिलाइज करें, आप बुक में पढ़ लिए कि पहाड़ी क्षेत्र में जनसंख्या कम होती है, पहाड़ी क्षेत्र में जो है कि कृषि करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उस चीज़, अगर आप कहीं भी ट्रैवलिंग करने जाते हैं, आपके जो है कि दृश्य के सामने अगर कोई भी इस तरीके की पहाड़ पर्वत आती है, तो वहाँ पे आपको हमेशा फोकस करना है कि क्या वास्तव में यहाँ पे जनसंख्या कम है, क्या यहाँ पे जनसंख्या कम है, उसके कम होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। ये चीज़ क्या करना है, आपको यूटिलाइज करना है और उस चीज़ को कनेक्ट करके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग में उसको लेके आना। और जब कई जगह आप इस चीज़ को यूटिलाइज कर लेंगे, जब आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिक जो है कि आप अपने सोच और विचार के अनुसार, उसके काबिलियत के अनुसार आप अपनी कॉपी पे अच्छे हैंडराइटिंग लिख सकते हैं। तब जाके ऐसे हमारा क्या होगा, जियोग्राफी तैयार होगा। अब जियोग्राफी में ये भी आती है कि अक्सर लोगों को पानी की जो है कि प्रॉब्लम होती है कि बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पानी हमें नहीं मिल पाता है। तो ये क्या चीज़ है, अब इस चीज़ को जियोग्राफी से आप कनेक्ट करके रहिए कि क्या वास्तव में कोई ऐसा जगह है जहाँ पानी ना मिलता हो। अगर आप गए ट्रैवलिंग करने भी जाते हैं, जैसे आप उड़ीसा की बात कर लेते हैं, ठीक है, कई ऐसे जो हैं कि पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पे आपको पानी का सुविधा मिलना बहुत मुश्किल है, वहाँ पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ता है। आप जयपुर घूमने गए, क्या जयपुर में आप जानते हैं कि मैंने किताब में पढ़ लिया कि जयपुर में जो है कि कंटीली झाड़ियाँ होती हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हो पाते हैं, यहाँ पे पानी की जो है मात्रा बहुत कम है। तो क्यों है, उस चीज़ को आपको सीखना है, वहाँ पे आप यूटिलाइज करिए। आपको जियोग्राफी में पता है कि जो भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं ये मिट्टी पे ही उगते हैं, ऐसा नहीं कि बालू पे उग जाएगा। तो आपको वहाँ पे ये सोचना है कि अगर जयपुर में बालू मिलती है, मिट्टी का कोई प्रमाण नहीं मिल पाता है हमें, तो बेसिकली हम समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे, यहाँ पे हमें उतनी अच्छी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को जो है कि जियोग्राफी के हिसाब से आप इसको कनेक्ट करके चलते रहना है। अब हम देखिए, अब अगले में बढ़ते हैं, हम पॉलिटी की बात करते हैं। अब पॉलिटी में क्या होती है कि जैसे पॉलिटी में होती है एक अर्बन एरिया और एक होता है रूरल एरिया, एक ग्रामीण क्षेत्र होती है और एक शहरी क्षेत्र होती है। तो आप उसमें पढ़ चुके हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होती है कि हमें उतनी संसाधन उपलब्ध नहीं होती है, इसीलिए लोग क्या करते हैं
कि अर्बन एरिया में जाना शुरू कर देते हैं, अपने शहरी क्षेत्र में जाना शुरू कर देते हैं, ताकि शहर में उनको सारी तरीके की जो है कि व्यवस्था उनको मिल सके। शहर में क्या अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था है, अच्छे स्कूल की व्यवस्था, और ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, नहीं है। इसलिए लोग जो है कि ग्रामीण से पलायन होकर अपने शहर की तरफ जाते हैं। तो ये सारी चीज जब आप पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं तो इस चीज को आपको यूटिलाइज करना है कि क्या वास्तव में ग्रामीण के क्षेत्र के लोग जो हैं कि शहर में अपना जाके बस रहे हैं कि नहीं बस रहे हैं। आपके यहाँ के जो कोई भी व्यक्ति है, क्या वास्तव में वो दिल्ली में जाके रह रहा है, ना मुंबई में रह रहा है, ना लखनऊ में रह रहा है। आखिर में वो ग्रामीण क्षेत्र से ही तो उठ के जा रहा है। वो क्यों जाना चाहता है, वहां पे उसकी सुविधा है, उनको वहां कोई चीज की कमी नहीं है। इसलिए लोग जो है कि शहरी क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। अब ये चीज हम पॉलिटी से कनेक्ट करके इस चीज को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में हम ये भी पढ़े हुए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका लोगों का क्या होता है, कृषि के ऊपर निर्भर रहता है। जो हमारे किसान होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर किसान लोग ही रहते हैं, और किसानों का जो एक इनकम का स्रोत होता है वो एकमात्र होता है कृषि। कृषि के माध्यम से उनके पास जो है कि इनकम आती है। अब वहाँ पे क्या होती है कि शहर के जो लोग होते हैं वो कृषि से ज़्यादा रिलेटिव नहीं रहते हैं, कृषि से ज़्यादा संबंध नहीं रहता है उनका। उनकी शहर के लोगों की काम क्या होती है कि वहाँ पे एक से एक मैकेनिक मिलेंगे, अच्छी अच्छी दुकानें मिलती हैं, अच्छे अच्छे स्कूल मिलेंगे, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे शहर का जो इनकम का स्रोत होता है वो हमें किससे आता है, जो हमारे यहाँ कस्टमर लोग आते हैं, जो हमारे यहाँ लोग आते हैं उस चीज़ की खरीदारी करने के लिए हमें उनके माध्यम से इनकम का स्रोत प्राप्त होता है। और हम किस पे निर्भर हैं, हम लोगों पे निर्भर हैं, हम लोगों के ऊपर निर्भर हैं कि अगर लोग मेरे यहाँ आते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो उनसे हमें क्या मिलता है, इनकम मिलता है। और ग्रामीण क्षेत्र के लोग किस पे निर्भर रहते हैं, वो कृषि पे निर्भर रहते हैं कि अगर इस साल का कृषि मेरा अच्छा हुआ तो मुझे अच्छी पैसा मिलेगी, मेरी फसल सही हुआ तो अच्छी पैसा मिलेगा, फसल खराब हो गया तो मुश्किल है। तो ये चीज को जो है कि जियोग्राफी से कनेक्ट करके रहना चाहिए। और जब भी आप कहीं से भी हो, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या आप शहरी क्षेत्र से हो, अगर ग्रामीण क्षेत्र से जो भी है इस वीडियो को देखते होंगे तो आप जो है कि जब भी आप शहरी क्षेत्र में जाते हैं, जब भी आप अपने गांव से मार्केट जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए या कोई काम करने के लिए, तो आपको समझ में आता होगा कि शहर में इतनी जनसंख्या क्यों है। शहर में क्या कृषि होती है, नहीं होती है। शहर के लोग किस पर निर्भर हैं अपने आजीविका के लिए, अपने काम धंधे के ऊपर निर्भर हैं। और जब भी कोई शहर के लोग होते हैं अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो उनको ये चीज यूटिलाइज करना होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, जो किसान होते हैं, इनका इनकम का स्रोत किसके माध्यम से आता है, तो कृषि के माध्यम से। गांव में हमें बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल नहीं मिलेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जो है कि हमें बहुत अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में हमें सारी व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो सकती है, लेकिन शहरी क्षेत्र में क्या है, व्यवस्था उपलब्ध है। 80-90% जो है कि शहरी क्षेत्र में लोगों की जो दिनचर्या में जो भी काम के योग्य जो भी वस्तुएं होती हैं वो शहर मार्केट के अंतर्गत 80-90% जो है मिली जाती है। हाँ, 10-20% होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से हमें मिलता है या हम ग्रामीण क्षेत्र में जाके उस चीज को लाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये चीज जब भी आप निकलते हैं तो इस चीज को आप जोड़ के रखना चाहिए। आप जियोग्राफी में पॉलिटी में ये भी आप पढ़े हैं कि पहले ग्राम सभा होती थी, फिर ग्राम पंचायत होते थे, फिर एक नगर पंचायत होता था, फिर एक नगर पालिका होते थे, फिर एक नगर निगम होते थे, फिर उसके बाद से शहर, नगर, महानगर के रूप में ऐसे ऐसे धीरे धीरे उनका विस्तार बढ़ता जाता है। तो उसमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पहले देखे होंगे कि कोई चीज क्या होती है कि पहले एक छोटी शुरुआत होती है, पहले वो ग्राम सभा के रूप में होती है, फिर उनके यहाँ ग्राम पंचायत बनती है, फिर ग्राम पंचायत जैसी जनसंख्या बढ़ी, वहाँ का व्यवसाय बढ़ा, व्यापार बढ़ा, फिर उसको और ऊपर तक ले जाते हैं, हम नगर पंचायत का दर्जा दे देते हैं। फिर जैसे और भी जनसंख्या बढ़ी, जो है कि व्यापारी बढ़े, ठीक है, व्यवसाय बढ़े,
तो उस चीज को और ऊपर तक लेके जाते हैं। तो हमारे पॉलिटी में इस तरीके की जो व्यवस्था लिखी गई है, जो हमारे बुक में लिखे गए हैं, उस चीज को आप यूटिलाइज करिए। जब आप मार्केट जाते हैं तो उसको यूटिलाइज करिए, या आपको कहीं ना कहीं से पता है तो आप उसको यूटिलाइज करिए कि वास्तव में ये चीज है कि नहीं है। ठीक है। और एनसीईआरटी में आपको बता देता हूं कि एनसीईआरटी एकमात्र ऐसा चीज है कि किसी भी स्टैंडर्ड को समझने के लिए बेसिक की जरूरत पड़ती है, और वही एनसीईआरटी हमें बेसिक का दर्जा देता है। उसी बेसिक एनसीईआरटी बेसिक के माध्यम से हम स्टैंडर्ड की चीजों को आसानी से समझ पाते हैं। अगर हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, डायरेक्ट स्टैंडर्ड में जाते, तो हमें चीजों को समझने में बहुत मुश्किल होगी। हम चीजों को हो सकता है समझ भी नहीं पाएंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, तो उनके लिए बेहतर यही है कि आप पहले एनसीईआरटी के ऊपर कमांड करिए। एनसीईआरटी से बहुत जो है कि छोटे लेवल एग्जाम से लेके बहुत बड़े बड़े लेवल एग्जाम तक जो है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है। अब देखिए, जैसे आपको हिस्ट्री की तैयारी करना है, हिस्ट्री को आपको बेसिक मजबूत करना है, तो आप क्लास 6 की एनसीईआरटी उठाइए। अगर एंशिएंट की करना है तो आप क्लास 6 की प्राचीन भारत के इतिहास को उठाइए, और उसके बाद आप डायरेक्ट 12th का पढ़िए, क्योंकि 6 में प्राचीन इतिहास है और फिर हमारा 12th में प्राचीन इतिहास। अब जब 7th में पढ़ेंगे, प्राचीन के बाद आप मध्य पढ़ेंगे, तो प्राचीन की चीजों को आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और मध्य को, क्योंकि इनका पूरा कालक्रम या पूरी इनकी इतिहास जो है कि बिल्कुल अलग हो जाएगी। आपको अगर प्राचीन पढ़ना है तो आप सबसे पहले क्लास 6 के एनसीईआरटी को पढ़िए और क्लास 12 के पार्ट नंबर 1 किताब को पढ़िए। ये प्राचीन इतिहास की किताब है, और 7th की जो होती है ये मध्यकाल की होती है, मध्यकाल की किताब होती है हमारी। और मध्यकाल को हम पढ़ने के बाद जब 7th हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो फिर हम 12th के पार्ट नंबर 2 को पढ़ेंगे। क्यों कि एक तो हम बेसिक की प्राचीन इतिहास की किताब पढ़ ली है, अब स्टैंडर्ड में हम पढ़ लेंगे प्राचीन इतिहास। जैसे ही मेरा बेसिक खत्म हुआ, आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड को पढ़िए प्राचीन इतिहास। ऐसा नहीं है कि आप क्लास 6 पढ़ लिए तो फिर उसमें 7th पढ़िए। 7th अगर पढ़ेंगे तो आपका जो है कि कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, आप चीजों को बोलना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए बेहतर है कि आप क्लास 6 को पढ़ के डायरेक्ट आप 12th के पार्ट नंबर 1 को पढ़िए, क्योंकि पार्ट नंबर 1 भी एक प्राचीन इतिहास की किताब है। अगर जब ये चीज कंप्लीट हो जाती है तो आप क्लास 7th की पढ़िए। मध्यकालीन भारत के जो इतिहास होते हैं, आप जब उसको पढ़ लेते हैं बेसिक चीज, तो आप स्टैंडर्ड में क्लास 12th के पार्ट नंबर 2 इस किताब को आप पढ़िए। तब जाके जो है कि हमारे बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन जो है कि बेहतर तरीके से हो जाएगा, और बेहतर तरीके से वो चीज़ों को हम क्या करेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे और उस चीज़ को बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। अब देखिए, जब हम 8 की बात करते हैं तो 8 में हम आधुनिक की बात करते हैं, आधुनिक इतिहास। अब जब आधुनिक इतिहास जैसे ही हम 8 कंप्लीट कर लिए, तो आपको 12th के पार्ट नंबर 3 किताब को पढ़ना है, क्योंकि पार्ट नंबर 3 की किताब आधुनिक भारत का है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही 8 पढ़ लिए बेसिक, आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड पढ़िए, उसके बाद आधुनिक। एक बेसिक जो है कि पढ़ लिया आधुनिक, एक स्टैंडर्ड पढ़ लीजिए, उसके बाद सेम वही चीज है, बस थोड़ी थोड़ी उसमें जो है कि स्टैंडर्ड मिलना शुरू हो जाएगी। और जब बेसिक समझ में आ जाती है तो स्टैंडर्ड जब आप पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड भी आपको समझ में आना शुरू हो जाती है। अब एक आती है कि विश्व की इतिहास आती है, जो हमारे 9th 10th 11th की आती है। तो इन सभी चीजों को क्या करना है कि जब हम बेसिक चीजों को कंप्लीट कर लिए, जब हम प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर लिए, मध्यकालीन भारत का इतिहास को कंप्लीट कर लिए, आधुनिक भारत को कंप्लीट कर लिए, तो फिर हमें किस पे जाना है, वर्ल्ड हिस्ट्री पे जाना है। हमें विश्व के इतिहास को पढ़ना है, क्योंकि विश्व की इतिहास जो है ना कि बिल्कुल अलग है, और प्राचीन इतिहास क्या है, बिल्कुल अलग है, और मध्यकालीन क्या है, अलग है, आधुनिक क्या है, अलग है। अगर इस चीज को हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं तो बेहतर तरीके से हमें क्या होगा, हिस्ट्री समझ में आ जाएगा। और जब जियोग्राफी पढ़ना है, जिस बच्चे की जियोग्राफी कमजोर है, उनको क्लास 6 की एनसीईआरटी किताब उठानी है और 12th तक उनको पढ़ना है। जब 6 पढ़ेंगे, 6 में बेसिक चीज मिलेगी, उसके बाद 7th में जाएंगे, तो 7th में जब पढ़ने जाएंगे तो थोड़ा सा उसमें स्टैंडर्ड मिलेगा हमें 6 की अपेक्षा। तो जो चीज आप 6 में पढ़े रहते हैं
वही चीज़ आपको मिलता है 7th में, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड में हो जाती है। और जो चीज़ आप 7th में पढ़ते हैं वो चीज़ आपको थोड़ा 8 में मिलता है, और 8 हमारा क्या है, थोड़ा स्टैंडर्ड के रूप में। ऐसे ही हमारी जो है कि कार्यक्रम बढ़ती रहती है एनसीईआरटी की। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि आपको कैसे बेहतर तरीके से तैयारी करना है, ताकि एनसीईआरटी से कोई भी बच्चे बोलते हैं हमें इतिहास समझ में नहीं आती है। इतिहास समझ में आएगी क्यों नहीं, आप उसको इतिहास को उस तरीके से पढ़िए जिस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। बस इतिहास को पढ़ लिए, पूरा 2-2, 3-3 पेज जो है कि रीडिंग कर लिए, समझ में आया कुछ नहीं। तो उस चीज को समझिए ना, आज के जनरेशन से कनेक्ट करके समझिए, आज के जनरेशन से कनेक्ट करके आप समझिए। जैसे क्या है कि अभी इस समय जो है कि अगर लोगों को कृषि करना है तो लोगों के पास जो है कि जनरेटर की व्यवस्था है, पानी के बहुत सारे उनके पास स्रोत हैं जिनके माध्यम से वो पानी जो है कि आसानी से अपने खेतों में चला सकते हैं। लेकिन हमारी जब प्राचीन सभ्यता थी, जो हमारे प्राचीन समय था, उस समय जब इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी तो लोग किस तरीके से जो है कि अपने खेत में पानी चलाते थे, और लोग नदी के सहायता से जो है कि अपने खेत में पानी चलाते थे। लोग नदी के किनारे ही रहना जो है कि शुरू किया। क्यों किया? क्योंकि उनको वहां पे पानी की व्यवस्था है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए और इस चीज को आप अपने दिनचर्या में जो है कि कनेक्टेड करके रहिए। कोई भी चीज आप कहीं भी रहिए, कहीं भी बैठिए, कहीं भी उठ रहे हैं, आप उस चीज को कनेक्ट करते रहिए, उसमें से आप सीखिए लोगों से। ठीक है, हाँ चलिए। तो चलिए दोस्तों, ये सेशन खत्म हो गया एनसीईआरटी के। और मुझे ये लगता है कि अगर किसी भी बच्चे को फिर से एनसीईआरटी को समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उसका निवारण जो है कि बहुत बेहतर तरीके से और किया जाएगा, अगर नहीं समझ में आती है तब। बाकी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और अपने आगे दोस्तों मित्रों को भेजते रहिए, ताकि जो कोई भी बच्चा जो है कि हमारे इस प्रोग्राम और हमारे इस टॉपिक से वंचित ना रहे। भाई होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके माइंड में चलता है कि मुझे एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है, लेकिन कुछ लोगों से कह नहीं पाते हैं। बहुत सारे जो है कि यूट्यूब पे अपना सर्च करके देखते रहते हैं। तो बहुत सारे हमें यूट्यूब से समझने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ को जो है कि उनके साथ शेयर करिए, उनको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट करके बताएं, उनको फिर से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को एनएस गुप्ता एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। ठीक है, और फिर हम लोग अगले सेशन में अब एक नई वीडियो के साथ जो है कि आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार।